नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस, ये दो अन्य प्रकार की रिसर्च डिजाइंस हैं जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से अलग हैं। पूरी तरह से अलग नहीं, क्योंकि आप इनके भी नाम में देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वर्ड आ रहा है। तो ये डिजाइंस लगभग एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस की तरह है, पर पूरी तरह से नहीं। क्या कमी इसमें रह जा रही है कि ये प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं बन पाते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किस तरह के रिसर्च में इस्तेमाल होता है। रिसर्च की कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां एक शोधकर्ता के लिए कठिन होता है या लगभग असंभव होता है कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सके, एक प्रयोग कंडक्ट कर सके, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में काफी कड़ाई से चीजें की जाती हैं, बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है सारे फैक्टर्स को। सिर्फ दो फैक्टर्स छोड़े जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। और फिर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, उसके अलग अलग लेवल्स बनाते हैं और फिर उसका असर देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यानी मेजरमेंट का काम करते हैं। तो आपने देखा था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में चार मुख्य फैक्टर्स जो हमने देखे थे वो थे मैनिपुलेशन, मेजरमेंट, कंपैरिजन और कंट्रोल। ये सारी चीजें, ये चार पहलू अगर सभी के सभी किसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में नहीं आते हैं तो वो प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं बन पाती है। ऐसी रिसर्च डिजाइन या नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस बन जाती हैं या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस कहलाती हैं। ऐसा खासकर तब होता है जब आप किसी अप्लाइड रिसर्च की बात कर रहे हो, जो प्राकृतिक वातावरण में, नेचुरल सेटिंग में किया जा रहा है। जैसे अगर एक सच्चे क्लासरूम में, एक असली क्लासरूम में आप जाएंगे और वहां कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं और पहले से कुछ पेशेंट्स वहां हैं, उनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना कठिन होता है। क्यों, इसका कारण हम आगे समझेंगे। और ये इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि जो कड़ाई चाहिए एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, जो चार फैक्टर्स फॉलो होने चाहिए, मैनिपुलेशन, मेजरमेंट, कंपैरिजन और कंट्रोल, इनमें से कोई एक मिसिंग रह जाता है, कम से कम एक मिसिंग रह जाता है या एक से ज्यादा मिसिंग रह जाता है। और ये चारों पहलू बहुत जरूरी है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए, अगर इसमें से कोई भी मिसिंग है तो आपका रिसर्च डिजाइन प्योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं रह जाता है। इसीलिए ऐसे रिसर्चर्स को नॉन एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कहते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल का तो मतलब हुआ कि वो प्रयोगात्मक डिजाइन है ही नहीं, अप्रयोगात्मक है। और क्वासी एक्सपेरिमेंटल, क्वासी वर्ड का मतलब होता है कि ये आभास देता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का, पर है नहीं, मतलब सही मायने में एक्सपेरिमेंटल नहीं है। क्वासी का मतलब यही होता है कि आभासी, आभासी एक्सपेरिमेंट है, आभास दे रहा है कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है पर असल में है नहीं। तो ये दोनों ही डिजाइन्स, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से मिलते जुलते होते हैं, पर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जो चारों शर्तें पूरी की जाती हैं, मैनिपुलेशन, मेजरमेंट, कंपैरिजन और कंट्रोल की, उसमें से कम कोई एक मिसिंग रह जाती है। इन चीजों में, इन टाइप के एक्सपेरिमेंट्स में कंट्रोल नहीं हो पाती है या फॉलो नहीं हो पाती है, जिसके चलते ये प्योर एक्सपेरिमेंट या ट्रू एक्सपेरिमेंट बनने से चूक जाते हैं। और आपने पहले समझा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के वीडियो में कि अगर इन चार पहलुओं में से कोई भी एक मिसिंग रह जाएगा तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कारक और प्रभाव का संबंध दो चरों के बीच में नहीं स्थापित कर सकते। इसी कारण से ये एक्सपेरिमेंट्स ट्रू एक्सपेरिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस नहीं होती। अब इन दोनों में भी बात करें, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्ट्रेटजी और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्ट्रेटजी या रिसर्च डिजाइन, तो इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर ये है कि किस हद तक कौन सा रिसर्च डिजाइन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है और जो आप शोध कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसके आंतरिक वैधता के लिए जो खतरे हैं
उनको किस हद तक नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। इस आधार पे कुछ डिजाइन्स को हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बोलेंगे, कुछ को क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो वैसी रिसर्च डिजाइन जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स या इंटरनल वैलिडिटी, आंतरिक वैधता के लिए जो खतरा है, वैसी चीजों को नियंत्रित करने का थोड़ा प्रयास करती है या कोई प्रयास नहीं करती है, ऐसी डिजाइन को हम कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। वहीं दूसरी ओर क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन वो है जो प्रयास करता है कि जितना हो सके उतना हम हमारे शोध के आंतरिक वैधता को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रण में रखें, कंट्रोल करें, ताकि जिस हद तक हो सके एक रियल एक्सपेरिमेंट, एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के करीब हम पहुंच सके। ये प्रयास करता है, हालांकि ये पूरी तरह से नहीं सफल हो सकता है, इसी वजह से ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं बन पाता, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन रह जाता है। पर ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया, इससे आप ये मत समझिए कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन अगर रियल एक्सपेरिमेंट्स नहीं है तो ये बेकार तरह की रिसर्च डिजाइन है या सेकेंड क्लास रिसर्च डिजाइन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका भी बहुत उपयोग है रिसर्च के क्षेत्र में, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां सिर्फ यही ऑप्शन बचता ही है कि हम नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ही यूज कर सकते हैं या क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ही यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति क्यों आती है, कब आती है, अभी हम आगे देखते हैं। अगर नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की संरचना की बात करें तो ये काफी हद तक एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की संरचना जैसी ही होती है। एक एक्सपेरिमेंट में एक शोधकर्ता दो या उससे अधिक ट्रीटमेंट कंडीशंस बनाता है। कैसे? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर को मैनिपुलेट करके, उसमें परिवर्तन करके। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल पर इन अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशंस का क्या प्रभाव पड़ रहा है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इन अलग अलग लेवल्स जो बनाए गए हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका वो मेजरमेंट करता है या मापन करता है। अब जो स्कोर्स आ रहे हैं अलग अलग ट्रीटमेंट कंडीशन में, उसका कंपैरिजन करता है एक ट्रीटमेंट कंडीशन से दूसरे ट्रीटमेंट कंडीशन में कि स्कोर कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, किस दिशा में है, और उसके आधार पर फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है कि ये डिफरेंस आ रहा है ट्रीटमेंट की वजह से। और ये कॉन्फिडेंटली कह पाने के लिए कि ट्रीटमेंट का ही असर आ रहा है जिसकी वजह से स्कोर्स में अंतर है, वो कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। इसी तरह से एक नॉन एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी यही चीज होती है। उसमें भी कई ग्रुप्स बनाए जाते हैं एक वेरिएबल के, या लेवल्स, ट्रीटमेंट्स बनाए जाते हैं, और उसके बाद फिर डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी है उस पर हम तुलना करते हैं। लेकिन एक अंतर क्या होता है कि इसमें जो लेवल्स या ट्रीटमेंट्स बनाए जाते हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, ये एक शोधकर्ता मैनिपुलेट नहीं करता है, ये लेवल्स एक शोधकर्ता नहीं बनाता है। ये लेवल्स जो होते हैं पहले से बने हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट का अगर हम एग्जांपल लें और आप ये देखना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर का, तापमान का क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों के प्रदर्शन पर, तो यहाँ पर आप टेम्परेचर के लिए 2-4 लेवल्स बना लेंगे। मान लीजिए हमने 3 लेवल्स बनाए, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। अब इस तरह का टेम्परेचर हम बनाएंगे किसी रूम में और उस परिस्थिति में फिर लोगों का परफॉर्मेंस देखेंगे, प्रदर्शन देखेंगे। तो यहाँ पर हम कितने लेवल्स बनाए, कौन कौन से लेवल्स बनाए टेम्परेचर के, ये हम चूज कर सकते थे। कोई और शोधकर्ता होगा तो वो सोचेगा नहीं, मुझे 50, 60, 70 डिग्री पे नहीं अध्ययन करना है, वो ले लेगा 30, 40 और 50 डिग्री, या 30, 40, 50, 60, 70 डिग्री। कोई 5 लेवल्स ले सकता है, कोई 10 ले सकता है, अलग अलग वैल्यूज डिसाइड कर सकते हैं, ये शोधकर्ता के ऊपर है। लेकिन एक नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ये चीजें शोधकर्ता के हाथ में नहीं होती, क्योंकि ग्रुप्स पहले से बने हुए होते हैं। एक अध्ययन जिसमें मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि जेंडर का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों के परफॉर्मेंस पर, यानी मेल और फीमेल होने का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों के परफॉर्मेंस पर। अब क्योंकि आप जेंडर का प्रभाव परफॉर्मेंस पे देख रहे हैं, तो इस केस में जेंडर हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
यानी स्वतंत्र चर, और प्रभाव जिस चीज पर देखा जा रहा है यानी प्रदर्शन पर, परफॉर्मेंस पर, ये आपका हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलग अलग लेवल्स यहां पर क्या हो गए, मेल और फीमेल। पर यहां पर क्या आप मेल और फीमेल खुद बनाते हैं? क्या ये लेवल्स खुद आप बना रहे हैं? नहीं। यहां आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक समूह लिया लोगों का और फिर बोला कि आधे को हम मेल के ग्रुप में डाल देंगे, आधे को फीमेल के ग्रुप में डाल देंगे, जैसा पहले कर रहे थे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। यहां पर ये चीजें आप नहीं कर सकते। जो मेल हैं वही मेल वाले ग्रुप में डाले जा सकते हैं, जो पहले से फीमेल हैं वही फीमेल के ग्रुप में डाली जा सकती हैं। तो यहाँ पर ग्रुप्स पहले से बटे हुए हैं, पहले से निर्धारित है। इसमें आप अपने मन से कोई निर्धारण नहीं कर सकते हैं। वही एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की हम अगर बात करें, जहां आप मान लीजिए 50, 60, 70 डिग्री लेकर चल रहे थे और आपने मान लीजिए 90 लोगों का एक समूह लिया और 3 ग्रुप्स में आप उनको बांटना चाहते हैं 30, 30, 30 के, ताकि 50 डिग्री वाले कमरे में 30 लोग काम करें, 60 में 30 और 70 में 30। अब ये 30 लोग आप किस आधार पर डिवाइड करेंगे, ये आपके ऊपर है। आप रैंडम मेथड चूज करें, या आप पहले 30 को एक में, दूसरे 30 को एक में, तीसरे 30 को एक में डाल दें, या आप जिस तरह 30-30 लोग का ग्रुप बना रहे हैं, कोई और शोधकर्ता होगा तो अलग तरह से उन्हीं लोगों के बीच में 30-30 का ग्रुप बनाएगा। एग्जैक्टली सेम ग्रुप्स आप लोग नहीं बनाएंगे, कुछ लोग इसमें से उसमें चले जाएंगे, दूसरे ग्रुप से दूसरे में चले जाएंगे। पर क्या यही बात यहां संभव है जहां आप जेंडर का प्रभाव देख रहे हैं किसी के प्रदर्शन पर? यहां नहीं संभव है। यहां कोई रिसर्चर, कोई शोधकर्ता अपने मन मुताबिक ग्रुप्स नहीं बना सकता, क्योंकि 2 जेंडर है, मेल और फीमेल। तो जितने लोग पहले से मेल हैं आपके सैंपल में, उतने लोगों को मेल वाले ग्रुप में ही डालना पड़ेगा, जितने फीमेल हैं उनको फीमेल के ही ग्रुप में डालना पड़ेगा। यानी यहां आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया। मैनिपुलेशन मतलब जब आप अपनी मर्जी से चीजों में फेरबदल या परिवर्तन करते हैं एक शोधकर्ता होने के नाते, तो वो चीजें आप यहां नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर अगर मेल फीमेल के आधार पे पहले से ग्रुप बटे हुए हैं, तो यहां पर आपका कोई वश नहीं है, आप चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और ध्यान रखिए, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जो 4 फैक्टर्स हम देखते थे कि जो होने ही चाहिए, उसमें से मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट और पहला ही फैक्टर था। यहां पर क्योंकि नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में मैनिपुलेशन नहीं कर पा रहा है शोधकर्ता, इसलिए ये ट्रू एक्सपेरिमेंट होने से चूक जाते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ट्रू एक्सपेरिमेंट इसी वजह से नहीं हो पाते। इसी तरह से एक आधार हो सकता है समय की तुलना में, जिसे कहते हैं बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट। कभी कभी क्या होता है, हम कोई अध्ययन करते हैं जिसमें हम एक ग्रुप लेते हैं लोगों का, मान लीजिए पहले उनका क्या प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, वो देखा, फिर हमने किसी प्रकार की उनको ट्रीटमेंट दी, यानी ट्रेनिंग या कुछ और चीजें दिया, प्रशिक्षण दिया, कोई और चीजें सिखाई कराई। उसके बाद फिर देखते हैं कि अब जिस चीज का हमने मापन पहले किया था उसमें इस ट्रेनिंग का कुछ असर आया कि नहीं, यानी स्कोर इंप्रूव हुआ कि नहीं। तो फिर हम मेजरमेंट करते हैं ट्रेनिंग के बाद। तो ट्रेनिंग के पहले मेजरमेंट कहते हैं उसको बिफोर ट्रीटमेंट, हमने मेजरमेंट किया। और ट्रेनिंग या ट्रीटमेंट जो भी हमने दिया, जो भी चीजें करवाई, उसके बाद जब मेजरमेंट किया तो कहेंगे आफ्टर ट्रीटमेंट मेजरमेंट किया। तो इस आधार पे भी चीजें फिक्स हो जाती हैं, क्योंकि बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट ये फेरबदल करना भी एक शोधकर्ता के हाथ में नहीं है। ट्रेनिंग के पहले के समय का जो मेजरमेंट हुआ वो बिफोर ही रहेगा, ट्रेनिंग के बाद जो किया वो बाद का ही रहेगा। यहां हम फेरबदल नहीं कर सकते, काउंटर बैलेंसिंग नहीं कर सकते कि बाद वाला मेजरमेंट पहले कर ले और पहले वाला बाद कर ले, ताकि समय का प्रभाव न पड़े। क्योंकि आप जानते हैं समय का भी प्रभाव पड़ता है, ये कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है कि एक का सुबह में कराया टेस्ट, दूसरे का शाम में कराया, या एक का आज कराया, 10 दिन ट्रेनिंग दी, फिर 10 दिन बाद कराया। तो समय बदलने से भी फर्क पड़ता है, आप जानते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल के तौर पे ये काम करता है। पर ऐसे एक्सपेरिमेंट में जहां आप यही देखना चाह रहे हो कि बच्चों का मैथ्स का परफॉर्मेंस पहले कैसा था, फिर हमने 10 दिन उनको कोचिंग दी, फिर टेस्ट लिया, अब कैसा परफॉर्मेंस है, तो यहाँ तो समय बदलेगा ही बदलेगा। एक टेस्ट आप 10 दिन पहले ले रहे हैं, एक 10 दिन बाद ले रहे हैं, ये मजबूरी है, ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच में ट्रेनिंग आ जा रही है, ट्रेनिंग आप समय दे रहे हैं उसमें, तो जाहिर सी बात है कि समय का गैप 2 ट्रीटमेंट में, मेजरमेंट के बीच में बढ़ जा रहा है।
यहाँ भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ समय एक कंफाउंडिंग वेरिएबल के तौर पे काम करेगा ही करेगा। और आपको ये भी पता है कि अगर कंफाउंडिंग वेरिएबल आ जाता है किसी भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, तो वो रिजल्ट्स के लिए एक ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन खड़ा कर देता है, यानी आपकी शोध की आंतरिक वैधता को प्रभावित करता है। तो इन दोनों परिस्थितियों में हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि वहां पर हम ये निश्चित तौर पे निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे कि कारण और प्रभाव का जो संबंध है वो सचमुच उन्हीं दो चरों के बीच में है या कोई तीसरा फैक्टर प्रभावित कर रहा है, जैसे इस केस में टाइम। ऐसे केस में हम नॉन एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोलते हैं इनको। अब दो तरीके हैं जिसके आधार पे हम नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन, जिसे नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन्स भी कहते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की भाषा में। और दूसरा होता है विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन, जिसे हम यहां पर प्री और पोस्ट डिजाइन्स भी कहते हैं। हमने पहले की वीडियो में जब बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन और विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन को समझा था, तो ये आपको याद दिलाया था वहां भी कि बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन और विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का हिस्सा नहीं है, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और अन्य डिजाइन्स में भी पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में आगे यही चीज देखेंगे कि नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन, जिन्हें नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन्स भी कहते हैं, ये किस प्रकार की होती हैं, और विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन, जिन्हें प्री पोस्ट डिजाइन कहते हैं, ये किस प्रकार की होती है। यहाँ पे उदाहरण दिखाया जा रहा है कि नॉन एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स किस प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पहला एग्जाम्पल देखिए पिक्चर में। यहाँ पर जो शोधकर्ता थे वो देखना चाहते थे कि जो लोग कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, स्नातक की पढ़ाई उन्होंने कर ली है, और वैसे लोग जो कभी कॉलेज नहीं गए हैं, उन दोनों में शाब्दिक ज्ञान में कितना अंतर होता है। तो एक वर्बल टेस्ट इन दोनों ग्रुप्स को दिया गया और उसके बीच में अंतर आ रहा है कि नहीं, ये देखा गया। अब यहाँ आप देखिए कि एजुकेशन के आधार पर पहले से ग्रुप्स निर्मित हैं। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि जो लोग कॉलेज गए और जो नहीं गए उनके ज्ञान में कितना अंतर है, तो आपको पहले से वो ग्रुप्स लेने पड़ेंगे, उन लोगों को शामिल करना पड़ेगा जो कॉलेज गए और जो कॉलेज नहीं गए। यहाँ आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक निश्चित उम्र के करीब 50 लोगों को कहीं से ले लिया, अब उसमें से आधे लोगों को कहा कि अब तुम कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, 3 साल स्नातक पूरा करो, बाकी ग्रुप को कहा आधे को कि अब तुम घर बैठो, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है कॉलेज की, और फिर 3 साल बाद हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये तो हम नहीं कर सकते, ये नैतिकता के आधार पे भी नहीं किया जा सकता, इंसानियत के आधार पे भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसी परिस्थितियों में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये मजबूरी है, यहां नहीं किया जा सकता। तो यहां पर जब आपने पहले से बने हुए वैसे ग्रुप्स लिए और उनके बीच में अंतर देखा, तो ये एक तरह का नॉन एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा। अब ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है या क्वासी एक्सपेरिमेंटल है, ये हम अभी आगे देखेंगे कि आप कैसे अंतर कर पाएंगे कि कोई डिजाइन नॉन एक्सपेरिमेंटल है या क्वासी एक्सपेरिमेंटल। इसी तरह नीचे का एग्जाम्पल देखिए। यहां पर मेजरमेंट का टाइम क्या है उसके आधार पर दो ग्रुप्स बन रहे हैं, बिफोर थेरेपी, आफ्टर थेरेपी। कोई व्यक्ति आया, मान लीजिए उसे अवसाद है, उसको चिकित्सा देनी है, मनोचिकित्सा देनी है, तो पहले हमने उसको कोई बीडीआई या कुछ इस तरह का टेस्ट दिया डिप्रेशन का मापन करने के लिए। मान लीजिए हमें एक स्कोर मिल गया कि अभी व्यक्ति का डिप्रेशन इतना है, फिर हमने उसे मनोचिकित्सा दी, थेरेपी दी। अब जाहिर सी बात है कि थेरेपी के बाद हम एक बार चेक करना चाहेंगे कि भाई डिप्रेशन पहले जितना था उसमें कुछ सुधार हुआ है कि नहीं, कमी हुई है कि नहीं हमारे थेरेपी से, या आगे और थेरेपी चलाने की जरूरत है। तो उसके लिए हम फिर से उसे टेस्ट देंगे और स्कोर्स लेंगे और तुलना करेंगे पहले की सिचुएशन से कि जब वो आया था बिना थेरेपी के उसकी क्या सिचुएशन थी, कितना डिप्रेशन था, और अब थेरेपी के बाद सुधार हुआ है या नहीं। तो ये बिफोर थेरेपी और आफ्टर थेरेपी जो समय के आधार पे दो विभाजन हुए, इसमें भी शोधकर्ता का कोई रोल नहीं है। एक चीज समय के पहले ही मापनी है, एक चीज कुछ करा के उसके बाद ही मापनी है। इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता कि बाद वाला हम पहले करा ले
फिर थेरेपी दे, फिर पहले वाला बाद में करा ले, ये तो नहीं संभव है, जाहिर सी बात है। तो इसे भी हम कहेंगे कि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी थेरेपी के पहले या थेरेपी के बाद समय की जो बात हो रही है, वहां हम मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, जो पहले से नियत चीजें हैं उन्हीं का मापन कर रहे हैं। इसीलिए यहां भी ये एक ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स में से एक है। और भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक समूह है बच्चों का, उस पर अध्ययन करना है और आप देखना चाहते हैं, आपका उद्देश्य है अपने शोध में कि क्या जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित होती है वैसे बच्चों की तुलना में जो कि अनाथ नहीं है। तो अब यहां पर अगर आप एक रियल एक्सपेरिमेंट करने चलते, एक ट्रू एक्सपेरिमेंट करने चलते, तो यहां आपको क्या करना होता कि यहां आपको एक रैंडम समूह जुटाना होता बच्चों का। उसके बाद आपको आधे लोग को वैसे ग्रुप में डालना पड़ता जो कि अनाथ है और आधे को ऐसे बांटना पड़ता कि जो अनाथ नहीं है, जिसके लिए आप क्या करते कि आधे बच्चों के माँ बाप को मार डालना पड़ता कि भाई अब इनको अनाथ बना दिया, और आधे को नहीं मारते, आधे के पेरेंट्स को कि अब ये ठीक है, इनके पेरेंट्स हैं, अब हम तुलना करेंगे। क्या ये किया जाना संभव है? क्या ये नैतिक है? नहीं है। तो यहां हम क्या करते हैं कि हम पहले से जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें ले लेते हैं और जो पहले से माँ बाप वाले बच्चे हैं उन्हें ले लेते हैं और फिर तुलना करते हैं। और यहां दिक्कत क्यों होती है फिर कारण और प्रभाव का संबंध निकालने में अंत में? इसलिए क्योंकि अगर हमने पहले से दो अलग अलग समूह लिए बच्चों के, तो हमें नहीं पता कि उनमें और कितनी भिन्नताएं थी। न सिर्फ ये कि माँ बाप उनके एक के जीवित है एक के मृत है, बल्कि और भी पहले से भिन्नताएं रही होंगी। हो सकता है जिनके माँ बाप मर चुके थे वो बहुत समय से कष्ट झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, और उसका भी प्रभाव उनके प्रदर्शन पर दिखता जो हम टेस्ट कर रहे हैं। तो हम पहले से नहीं कह सकते कि ये दो ग्रुप्स बराबर हैं, और इसी वजह से हम कारक और प्रभाव का संबंध नहीं स्थापित कर पाते हैं। शुरुआत करते हैं नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन से, जो कि एक बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। बिटवीन सब्जेक्ट्स एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की अगर हम बात करें तो आप याद कीजिए कि आपने पहले की वीडियो में समझा है कि इसमें दो या उससे अधिक ट्रीटमेंट कंडीशंस होती हैं और हर ट्रीटमेंट कंडीशन में पार्टिसिपेंट्स का एक अलग समूह भाग लेता है। और कॉमन चीज ये होती है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि एक समूह के लोग जो एक ट्रीटमेंट में भाग ले रहे हैं वो दूसरे समूह के लोग जो दूसरे ट्रीटमेंट में भाग ले रहे हैं उनसे ज्यादा व्यक्तिगत भिन्नताएं न रखें, ताकि जब रिजल्ट आए तो हम कारक प्रभाव का संबंध स्थापित करने में ये कह सकें कि ट्रीटमेंट में अंतर की वजह से इनके स्कोर्स में अंतर आया है, न कि ये कि एक ग्रुप के लोग अलग थे, दूसरे ग्रुप के लोग दूसरे व्यक्तित्व रखते थे या इंटेलिजेंट थे या ज्यादा उम्र के या कम उम्र के थे। ये सब फैक्टर्स हम न कह सके, यानी कंफाउंडिंग वेरिएबल न बचे। और आपने ये भी देखा था कि ग्रुप्स को बराबर करने के लिए या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम करने के लिए दो समूहों के बीच में हम बिटवीन सब्जेक्ट्स एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में या तो रैंडमली लोगों को असाइन करते थे कि ग्रुप्स में हमने चिट निकालकर उस मेथड से या किसी और तरीके से ग्रुप्स में बांटा लोगों को, या हम मैचिंग करते थे। जैसे मान लीजिए अगर हमें पता है कि जेंडर का प्रभाव पड़ेगा हमारे अध्ययन में, तो हर ग्रुप में हम मेल्स और फीमेल्स को बराबर तरीके से बांट दें। अगर हमें पता है कि उम्र का प्रभाव पड़ेगा तो उम्र भी हम बांट दें। जैसे 18 साल के अगर हमारे पास दो व्यक्ति हैं तो एक को एक ग्रुप में डालें, दूसरे को दूसरे में। इसी तरह 20-22 साल के अगर हमारे पास दो व्यक्ति हैं तो एक 20 साल वाला एक ग्रुप में जाएगा, दूसरा दूसरे ग्रुप में, ताकि उम्र की भी मैचिंग हो सके। ये सब मेथड्स हमने डिटेल में पहले समझे हैं। इसी तरह जब बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन हम नॉन एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें दो ग्रुप्स बनाने होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो ग्रुप्स हम बनाते हैं हम उस पर कोई कंट्रोल नहीं रख सकते कि किस ग्रुप में कौन जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक शोधकर्ता है जो ये देखना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि आजकल किशोर वय की लड़कियां बहुत जल्दी मां बन जा रही हैं, प्रेग्नेंट हो जा रही हैं,
और इन्हें सही नॉलेज दिए जाने की जरूरत है स्कूल में कि कम उम्र में मां बनने से क्या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसके चलते कुछ हाई स्कूल्स में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, टीन प्रेगनेंसी प्रिवेंशन प्रोग्राम, जहां लोगों को समझाया जा रहा है, बच्चों को जानकारी दी जा रही है कि कम उम्र में प्रेगनेंसी से क्या समस्याएं हो सकती हैं। और ये शोधकर्ता देखना चाहते हैं कि क्या इस प्रोग्राम का कोई असर हो रहा है या नहीं, यानी क्या इससे प्रेगनेंसी की दर उन स्कूलों में किशोर वय के लोगों में घट रही है या नहीं। अब इसके लिए दो ग्रुप्स लेने पड़ेंगे, एक वैसे बच्चे उन हाई स्कूलों से जहां पे ये प्रोग्राम चल रहा है और दूसरे उस जगह से जहां ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है, और फिर हम दोनों में देखेंगे कि प्रेगनेंसी की दर इन दोनों स्कूल के बच्चों में कितनी है। अब यहाँ पर जो शोधकर्ता हैं ये दो ग्रुप्स वो बनाएंगे, तो इन दो ग्रुप्स में अपने मन से लोगों को विभाजित नहीं कर सकते जैसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में करते। रैंडमली नहीं भेज सकते कि तुम इस ग्रुप में चले जाओ, तुम उस ग्रुप में चले जाओ, ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ दो ग्रुप्स पहले से बने हुए हैं। जिन हाई स्कूलों में ये प्रोग्राम चल रहा है वहां के बच्चों का एक ग्रुप बन गया, जिन हाई स्कूलों में ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है वहां के बच्चों का एक ग्रुप हो गया। अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच में ही हमें तुलना करनी है। हम ये तो नहीं कर सकते थे कि किन्हीं भी बच्चों को ले लें और एक आधे को भेज दें उसमें कि हाँ तुम्हारे हाई स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था, और आधों को भेज दें कि तुम्हारे में नहीं चल रहा था। ये तो पहले से फैक्ट है कि जहां चल रहा है वहीं के बच्चे एक ग्रुप में हो सकते हैं, और जहां ये प्रोग्राम नहीं चल रहा है वहां के बच्चे दूसरे ग्रुप में। और फिर हम तुलना करेंगे कि दोनों स्कूल्स में प्रेगनेंसी रेट का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। जहां पे उन्हें सिखाया गया है, बताया गया है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे ये दर कम होनी चाहिए, और जहां ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है वहां ये दर प्रेगनेंसी की ज्यादा होनी चाहिए, अगर ये प्रोग्राम कारगर है तो। यही चीज हम देखने के लिए कि प्रोग्राम कारगर है कि नहीं ये तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रुप्स पहले से बने हुए हैं। यहाँ शोधकर्ता का कोई वश नहीं है कि मैच करके या रैंडमली लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट सके। तो यहाँ पर जो दो ग्रुप बने हमारे, ये एक समान नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ नहीं कह पाएंगे, अगर हमें रिजल्ट मिलता भी है कि उस प्रोग्राम का फायदा हुआ होगा क्योंकि जिस स्कूल में वो चल रहा था वहां पे प्रेगनेंसी की दर कम है, और दूसरे स्कूल जहां ये प्रोग्राम नहीं चल रहा था वहां पे प्रेगनेंसी की दर ज्यादा है, ये परिणाम हमें अगर मिलेगा भी तो हम गारंटी से नहीं कह सकते कि ये कारक प्रभाव का संबंध रखता है, यानी प्रोग्राम की वजह से दरें कम हुई हैं, ये हम नहीं कह सकते। क्योंकि जिन दो समूहों की हम तुलना कर रहे हैं उनमें पहले से ही काफी अंतर है, ये दोनों ग्रुप्स समान नहीं है। क्या पता कि जिस हाई स्कूल में ये प्रोग्राम चल रहा था वहां के जो बच्चे हैं वो कोई सरकारी स्कूल हो, वहां के बच्चे गरीब तबकों से आते हों, उन्हें पहले से ही उतनी नॉलेज नहीं है, उनके पेरेंट्स को उतनी नॉलेज नहीं है कि उन्हें समय से जानकारी मिली हो, इसलिए वहां पे प्रेगनेंसी रेट्स ज्यादा थी। या कोई भी और फैक्टर हो सकता है, कई और अंतर हो सकते हैं लोगों के बीच में, पहले से कई व्यक्तिगत अंतर भी होंगे। तो ये दो ग्रुप्स पहले से समान नहीं थे, इस वजह से अगर कोई डिफरेंस दिखता भी है इनके स्कोर में तो हम नहीं कह सकते कि ये कारक प्रभाव का संबंध जो हम देखना चाह रहे थे कि प्रोग्राम की वजह से कमियां हो रही हैं, ये हम नहीं कह पाएंगे गारंटी से, क्योंकि हमारे दो ग्रुप्स जो थे वो बराबर नहीं थे, इक्विवेलेंट नहीं थे, लगभग समान नहीं थे। इसीलिए इसका नाम है नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन। ग्रुप्स तो है पर वो समान नहीं है, नॉन इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, समान नहीं है, लगभग उनमें समानता पहले से नहीं है, तो नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन इसीलिए इसको बोलते हैं। यानी एक नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन वैसी रिसर्च डिजाइन होती है जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं दो ग्रुप के उनके बीच में अंतर होता है, और जो शोध करता है उसके हाथ में नहीं है, उसके वश में नहीं है कि वो रैंडमली किस इंडिविजुअल को, किस पार्टिसिपेंट को किस ग्रुप में डालना है ये तय कर सके। यानी यहाँ पर रैंडम असाइनमेंट नहीं होता है पार्टिसिपेंट्स का, यहाँ पे शोधकर्ता को पहले से जो ग्रुप्स बने हुए हैं उन्हीं को शामिल करना है, उसमें वो अंतर नहीं कर सकता, उसमें अलग अलग तरह से डिसाइड नहीं कर सकता किन लोगों को एक ग्रुप में डालें, किन को दूसरे ग्रुप में डालें। जो लोग जिस ग्रुप में आने चाहिए वो पहले से उस ग्रुप में बटे हुए हैं, उनको उसी प्रकार से हमें लेना होता है।
आइए अब समझते हैं कि एक नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन के आंतरिक वैधता के लिए क्या क्या खतरे होते हैं। यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक टिपिकल एग्जाम्पल दिया गया है कि नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स के बीच में जब हम अध्ययन करते हैं, मान लीजिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिया हुआ है और ये दोनों ग्रुप्स समान नहीं है, ये नॉन इक्विवेलेंट है, और इनमें जब हम कोई अध्ययन करते हैं, उनके स्कोर्स पाते हैं, कोई डिफरेंस आता है उनके स्कोर्स में, तो यहाँ हम निश्चित तौर पे नहीं कह पाते कि ये डिफरेंस हमारे ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है, ट्रीटमेंट के 2 लेवल्स की वजह से हुआ है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि टीन प्रेगनेंसी प्रोग्राम चलाया जा रहा था कुछ स्कूलों में, तो कुछ स्कूलों में चलाया जा रहा था, कुछ में नहीं चलाया जा रहा था। अब यहाँ पे हमारा ग्रुप 1 होगा वो लोग जहाँ पे वो हाई स्कूल से जहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा था, और ग्रुप 2 में वो बच्चे आएंगे जो उन हाई स्कूलों से हैं जहां पे ये प्रोग्राम नहीं चल रहा था। तो अब इनके बीच में अगर अंतर आएगा भी, तो हम गारंटी से ये नहीं कह सकते कि ये अंतर इसलिए आया है क्योंकि प्रोग्राम एक जगह चलाया जा रहा था, दूसरी जगह नहीं, क्योंकि ये ग्रुप्स पहले से नॉन इक्विवेलेंट थे, इनमें अंतर था, इसलिए कोई और भी कारण हो सकते हैं जिन्होंने ये डिफरेंस लाया होगा। ऐसी परिस्थिति में जो थ्रेट या खतरा है एक अध्ययन की आंतरिक वैधता के लिए, वो होता है असाइनमेंट बायस। असाइनमेंट बायस, इस शब्द से आप पहले भी परिचित हो चुके हैं पहले की वीडियोस में। असाइनमेंट बायस तब होता है जब आपको जो असाइनमेंट करना है, यानी जो आपके पास पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक ग्रुप या दूसरे ग्रुप में डालना है, इसको बोलते हैं असाइन करना, किसी ग्रुप में डालना। आप जब डाल रहे हैं लोगों को एक ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में, तो यहां पर आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ लोगों को एक ग्रुप में, कुछ को दूसरे ग्रुप में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर पहले से 2 ग्रुप एक आधार पर बटे हुए हैं। जैसे अभी हमने जो प्रेगनेंसी वाला एग्जाम्पल लिया, टीन प्रेगनेंसी प्रोग्राम का, इसमें 2 ग्रुप्स पहले से बटे हुए हैं। एक स्कूल में चलता था प्रोग्राम, एक में नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक अंतर हो दोनों स्कूल के बच्चों के बीच में, और भी अंतर हो सकते हैं। हो सकता है एक ग्रुप के बच्चे जो हों वो काफी मोटिवेशन रखते हों, उनमें आईक्यू ज्यादा हो, इंटेलिजेंट हो, तो प्रोग्राम की वजह से उन्होंने झटपट हर चीज सीख ली और उसको समझे भी और उसको पालन करना शुरू किया, और इसलिए दिख रहा है कि प्रोग्राम काफी कारगर है और अच्छा है। जबकि प्रोग्राम शायद उतना अच्छा नहीं था, बच्चों का आईक्यू अच्छा था, बच्चे बहुत मोटिवेटेड थे, या एक खास सोसाइटी से आते थे, हाई सोसाइटी से आते थे, तो उन्हें ज्यादा एडवांटेज इन चीजों का मिला और इसलिए उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, इसलिए वहां पे प्रेगनेंसी की रेट्स कम दिखी। तो यहां पर एक के बजाय कई और एक्सप्लेनेशन खड़े हो जा रहे हैं रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स के चलते होता है। और इस केस में कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट्स का मोटिवेशन, उनका आईक्यू, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कि कैसे परिवेश से वो आते हैं, और तमाम अन्य चीजें हो सकती हैं। तो ये वेरिएबल्स कंफाउंडिंग वेरिएबल के तौर पे काम करते हैं और रिजल्ट्स के लिए ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन खड़ा कर देते हैं, क्योंकि ग्रुप्स पहले से नॉन इक्विवेलेंट थे और कोई तरीका नहीं था शोधकर्ता के लिए कि वो रैंडम तरीके से लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड करता। इस खतरे को, ये आंतरिक वैधता के लिए जो खतरा होता है, इसे असाइनमेंट बायस कहते हैं। जब शोधकर्ता रैंडम तरीके से अपने सैंपल को, समूह को 2 या उससे अधिक ग्रुप्स में या ट्रीटमेंट कंडीशन में नहीं बांट सकता है। अब ये जो नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन हम देख रहे हैं, ये एक प्रकार का बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं, नॉन एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। तो नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइंस मुख्य 3 प्रकार के हो सकते हैं: डिफरेंशियल रिसर्च डिजाइन, द पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, और द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। अब इन 3 डिजाइन में जो पहली 2 डिजाइन है, डिफरेंशियल रिसर्च डिजाइन और पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, इस दोनों डिजाइन में बहुत थोड़ा या शायद कोई प्रयास नहीं किया जाता है उन चीजों को कम करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए जिसकी वजह से इंटरनल वैलिडिटी को खतरा है। यानी असाइनमेंट बायस को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है, कोई कोशिश ही नहीं की जाती है इन पहली 2 डिजाइन में, इसीलिए इन्हें नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले
कि नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में थोड़ा या शायद कोई प्रयास नहीं किया जाता है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को दूर करने के लिए या इंटरनल वैलिडिटी के लिए जो खतरा है उन फैक्टर्स को नियंत्रित करने के लिए। तो ऐसा डिफरेंशियल रिसर्च डिजाइन और पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में मिलता है। इसीलिए ये दो प्रकार के डिजाइन्स नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंतर्गत आती हैं। जबकि तीसरी डिजाइन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, क्योंकि ये प्रयास करती है कि असाइनमेंट बायस का जो खतरा है इसे कम कर सके। पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती, अगर करती तो ट्रू एक्सपेरिमेंट हो जाती, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हो जाती, पर प्रयास करती है इस कमी को दूर करने का और इसलिए क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहलाती है। आइए एक एक करके इन डिजाइन्स को देखते और समझते हैं। डिफरेंशियल रिसर्च डिजाइन। आप जानते हैं कि बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं दो या उससे अधिक ग्रुप्स में जो अलग अलग ट्रीटमेंट्स में भाग ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी एक शोधकर्ता को इसी बात में दिलचस्पी हो सकती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या प्रभाव पड़ता है किसी और फैक्टर के ऊपर। जैसे कोई शोधकर्ता सोच सकता है कि क्या जेंडर के अनुसार लोगों का परफॉर्मेंस वेरी करता है, यानी क्या मेल होने और फीमेल होने की वजह से किसी चीज पे प्रदर्शन अलग अलग होगा। क्या उम्र का प्रभाव पड़ता है किसी कार्य के प्रदर्शन पर। तो यहाँ पर ये चीजें जो आमतौर पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की चीजें मानी जाती हैं, जिसे हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कि एज को कंट्रोल कर लो, जेंडर को कंट्रोल कर लो, एक जैसा कर दो, समान कर दो, अलग अलग ग्रुप में अंतर न रहे कि अलग अलग जेंडर है, अलग अलग एज है। वही फैक्टर्स इस परिस्थिति में एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाते हैं, क्योंकि शोधकर्ता इन्हीं का प्रभाव किसी चीज पर देखना चाह रहा है। ऐसी परिस्थिति में फिर जो व्यक्ति इन अलग अलग ग्रुप्स में हैं, जैसे मान लीजिए जो मेल हैं या जो फीमेल हैं, इनका फिर हम प्रदर्शन कंपेयर करने की कोशिश करते हैं अलग अलग चीजों पर। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जेंडर का प्रभाव देख रहे हैं किसी तरह के परफॉर्मेंस पे या प्रदर्शन पे। तो जेंडर आप जानते हैं कि इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये पहले से मौजूद है। कुछ लोग पहले से मेल हैं, कुछ लोग पहले से फीमेल हैं, आपको उन्हीं का चुनाव करना है और फिर उनकी तुलना करनी है। जैसे मान लीजिए अगर एक शोधकर्ता है जो देखना चाहता है कि बच्चों के सेल्फ एस्टीम में कोई अंतर है कि नहीं, वैसे बच्चों के जो ऐसे परिवार से आते हैं जहां उनके माता और पिता दोनों मौजूद हैं, यानी 2 पेरेंट हाउस होल्ड से आते हैं, और वैसे बच्चे जो सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड से आते हैं, यानी उनके एक पेरेंट नहीं है, या सिर्फ माँ है जो घर में संभालती देखती हैं, या सिर्फ पिता है, उनके दूसरा पेरेंट नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है या छोड़कर चले गए हैं, तलाक हो गया हो या कोई और फैक्टर्स की वजह से। तो रिसर्चर देखना चाहता है कि ऐसे दो घरों से आने वाले बच्चों के सेल्फ एस्टीम में अंतर है या नहीं। अब यहाँ जो शोध करता है वो रैंडमली इन दो ग्रुप्स में लोगों को नहीं बांट सकता। उसे पहले से वैसे बच्चे लेने होंगे जहां पे बच्चों के दोनों माँ बाप उनकी देखभाल करते हों, और पहले से वैसे बच्चे लेने होंगे जिनके घर में सिर्फ माँ है या सिर्फ पिता है, दोनों पेरेंट्स नहीं है, यानी सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड से आते हैं। और फिर इन बच्चों के बीच में सेल्फ एस्टीम की तुलना करनी होगी। ये भी एक बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन है, लेकिन नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन का हिस्सा है, क्योंकि जो ग्रुप्स आप ले रहे हैं वो पहले से विभाजित है, पहले से बटे हुए हैं, और इसलिए न सिर्फ उनमें एक यही अंतर रहा होगा जिसका आप प्रभाव देखना चाहते हैं कि कौन किस तरह की फैमिली से आ रहा है, बल्कि उन बच्चों के बीच में और भी पहले से अंतर होंगे जो कि एक कंफाउंडिंग वेरिएबल का काम करेंगे। एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जिस तरह से बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन यूज होता है, वैसी डिजाइन यहाँ पर नहीं है कि हमने बच्चों को रैंडमली बांटा हो ग्रुप्स में, और इसकी वजह से निष्कर्ष निकालने में, कॉज इफेक्ट का रिलेशन निकालने में, कारक और प्रभाव का संबंध समझने में हमें यहाँ पर गारंटी से हम नहीं कह पाएंगे कि हाँ जो बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं उनका सेल्फ एस्टीम बेहतर होता है या कम होता है, क्योंकि सिर्फ उसी चीज का अंतर नहीं है, ग्रुप्स पहले से ही काफी अंतर रखते थे। क्या पता बच्चों की एज अलग अलग हो दोनों ग्रुप्स में, एक ग्रुप में बाई चांस ऐसा हो कि ज्यादा उम्र के बच्चे हों, दूसरे में कम उम्र के बच्चे हों। क्या पता कोई और फैक्टर्स हो, एक प्रकार के घर से आने वाले बच्चों को
बहुत अच्छा माहौल मिलता है, खाना अच्छा मिलता है, पोषण अच्छा मिलता है, उसकी वजह से वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे, उनका सेल्फ एस्टीम ज्यादा हो। कोई भी और फैक्टर्स हो सकते हैं, अनगिनत फैक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि असाइनमेंट बायस कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिस ग्रुप को हमने लिया उसे हम अपने मनमाने ढंग से अलग अलग ग्रुप्स में नहीं बांट सकते हैं, पहले से वो उस ग्रुप का हिस्सा बनकर आए हैं, ऐसे रिसर्च को डिफरेंशियल रिसर्च डिजाइन कहते हैं। तो ऐसी रिसर्च डिजाइन्स जिनमें हम पहले से मौजूद ग्रुप्स की तुलना करते हैं, उन्हें हम डिफरेंशियल रिसर्च डिजाइन कहते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है कि पहले से जो समूह बटे हुए हैं, जो बने हुए हैं, उनके बीच में अंतर देखना। ऐसे अध्ययन को इसीलिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहा जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट, जो चीजें होनी थी, जो घटनाक्रम होने थे वो हो चुके, उसके बाद हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ग्रुप्स पहले से बने हुए हैं, हम उसका बाद में बस अध्ययन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, हम ग्रुप्स बना नहीं रहे हैं खुद से। इसीलिए डिफरेंशियल रिसर्च डिजाइन को एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहा जाता है। अब क्योंकि डिफरेंशियल रिसर्च डिजाइन असाइनमेंट बायस वाले खतरे को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रयास नहीं करती है, इसीलिए ये एक प्रकार की नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है। एक रियल एग्जाम्पल लेंगे एक अध्ययन का। एक अध्ययन किया था insuranceHotline.com ने। ये एक इंश्योरेंस कंपनी थी, इन्होंने एक गाड़ी के इंश्योरेंस से करती थी। इन्होंने एक अध्ययन किया था और इन्होंने देखा कि जो लोग लिब्रा और एक्वेरियस राशि के होते हैं, तुला राशि के या कुंभ राशि के, ये लोग सबसे ज्यादा कार एक्सीडेंट करते हैं या इनका चालान सबसे ज्यादा कटता है, जबकि जो लियो या जेमिनी होते हैं, यानी सिंह राशि होते हैं या मिथुन राशि के होते हैं, इनका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहता है, इनका सबसे कम खराब रिकॉर्ड था, इनका शायद ही कोई कार एक्सीडेंट कभी इन्होंने किया या कभी कोई चालान कटा हो। अब यहाँ पर इस निष्कर्ष से आप पहुंच सकते हैं क्या, इस आधार पर कि जो लोग एक निश्चित राशि के होते हैं वो अच्छी कार चलाते हैं, या जो एक निश्चित राशि के होते हैं वो कार काफी खराब ड्राइव करते हैं, क्या आप इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे? ये संभव नहीं है। यहाँ पर ये कारक और प्रभाव का संबंध हम नहीं स्थापित कर सकते, क्योंकि यहाँ ऐसा तो नहीं था कि हमने जब अध्ययन किया तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरह हमने 12 तरह के ग्रुप्स बनाए, फिर लोगों को बराबर बराबर 12 भागों में बांटा और बोला कि लो तुम्हारी राशि हो जाएगी तुला, तुम्हारी राशि हो जाएगी मीन, तुम्हारी राशि हो जाएगी ये वो। ये नहीं किया हमने, ये नहीं कर सकते हैं। जिसकी जो राशि है वो पहले से होती है, हम नहीं बांट सकते हैं। तो हमने वैसे ही लोगों का अध्ययन किया जो पहले से उस राशि को बिलोंग करते थे। इसलिए न सिर्फ राशि का अंतर रहा होगा, बल्कि कोई और भी फैक्टर्स रह सकते हैं। हो सकता है कि हमें जो दिख रहा है कि तुला राशि वाले या कुंभ राशि वाले बहुत खराब ड्राइवर्स होते हैं, ये आने के पीछे उनकी राशि नहीं बल्कि कोई और कारण भी रहे हों, पर वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने जो ग्रुप्स को कंपेयर किया वो पहले से भिन्न थे, कई मायनों में भिन्न रहे होंगे। इसलिए यहां पर हम कारक और प्रभाव का संबंध नहीं स्थापित कर सकते हैं। ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, क्योंकि ये जो असाइनमेंट बायस है कि किस ग्रुप में कौन रहेगा, कौन लिब्रा रहेगा, कौन एक्वेरियस रहेगा, कौन लियो, कौन जेमिनाई रहेगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं था, शोधकर्ता के कंट्रोल में नहीं था। ये पहले से मौजूद ग्रुप्स को तुलना करने जैसा है। इसी तरह एक और अध्ययन था जिसमें जो रिसर्चर्स थे उन्होंने एक पेंडुलम पार्टिसिपेंट्स के सामने हिलाया और उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि कौन कितनी जल्दी उस चीज को पकड़ लेता है या अपने रास्ते से हटा देता है, हाथ से रोक देता है। अब इसमें वो जेंडर डिफरेंस देख रहे थे, मेल और फीमेल की तुलना कर रहे थे कि कौन ज्यादा तेजी से इस चीज को रोकता है, पेंडुलम को, या और एज का डिफरेंस भी देख रहे थे कि क्या उम्र का भी प्रभाव पड़ता है, जो लोग यंग है वो कितनी तेजी से रोकते हैं, जो लोग थोड़े ओल्ड हैं वो कितनी तेजी से रोक रहे हैं। अब यहां भी मेल और फीमेल की तुलना या यंग लोग और ओल्ड लोगों की तुलना जो की जा रही है, यहाँ भी असाइनमेंट बायस है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया कि हमने ग्रुप लिया, आधा आधा बांट दिया कि जाओ तुम लोग जवान लोग हो और बाकी तुम लोग बूढ़े लोग हो। ये हम नहीं कर सकते। यहाँ पर जो बूढ़े हैं वो हैं, जो जवान हैं वो हैं, ये ग्रुप पहले से बटे हुए हैं, हमें बस उनके बीच में कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। इस तरह की डिजाइन्स डिफरेंशियल रिसर्च डिजाइन कहलाती है। और इस तरह की डिजाइन्स आप देखेंगे कि सोशल साइकोलॉजी में, सामाजिक
मनोविज्ञान में, या पर्सनैलिटी के अध्ययन के क्षेत्र में, व्यक्तित्व का जो अध्ययन हम करते हैं, उसकी थ्योरीज, उसके सिद्धांतों का जो अध्ययन करते हैं, वहां पर इस तरह की डिजाइन बहुत इस्तेमाल होती है, क्योंकि यहां हम पहले से जो उस तरह के लोग हैं उनका अध्ययन करते हैं कि इस तरह की पर्सनैलिटी वाले और इस तरह की पर्सनैलिटी वालों में क्या अंतर होता है। अब यहाँ हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि एक समूह लेंगे लोगों का, फिर कहेंगे तुम इस तरह के पर्सनैलिटी के हो और तुम लोग इस तरह के पर्सनैलिटी के हो, दो ग्रुप बन गए, अब हम तुलना करेंगे। नहीं कर सकते। पहले से लोग अपनी अपनी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी लेकर दुनिया में आए हैं और हमें बस उनके बीच में तुलना करनी है। ग्रुप्स पहले से बने हुए हैं। तो ये भी डिफरेंशियल रिसर्च डिजाइन कहलाएगा। डिफरेंशियल रिसर्च डिजाइन और कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन में कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होता है। इसको यहां समझ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन जो होती है, सह संबंध जिसमें दो वेरिएबल्स के बीच में हम देखते हैं, लोगों को लगता है और काफी सारे शोधकर्ताओं का मानना है कि डिफरेंशियल रिसर्च डिजाइन और कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन एक ही प्रकार के डिजाइन हैं। ऐसा नहीं है, इन दोनों में समानताएं हैं बहुत, लेकिन ये बिल्कुल सेम नहीं है। दोनों में ही समानता ये है कि इन दोनों टाइप के रिसर्च डिजाइन में दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध देखा जाता है, लेकिन अंतर ये है कि डिफरेंशियल रिसर्च डिजाइन में एक वेरिएबल के अलग अलग लेवल्स के आधार पे ग्रुप्स बांट दिए जाते हैं और फिर दूसरे वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका अध्ययन किया जाता है इन ग्रुप्स में। जबकि कोरिलेशनल रिसर्च में कोई ग्रुप्स नहीं बनाए जाते। एक वेरिएबल जो रहता है वो एक वेरिएबल ही रहता है और दूसरे वेरिएबल के साथ उसकी तुलना की जाती है। यहां सिंगल ग्रुप लिया जाता है, ग्रुप्स अलग अलग नहीं बढ़ते। बस यही अंतर है, बाकी चीजें समान है। तो एग्जैक्टली सेम नहीं है डिफरेंशियल रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च, पर इनमें समानताएं काफी है। डिफरेंशियल रिसर्च में एक वेरिएबल के अलग अलग लेवल्स के आधार पर कुछ ग्रुप्स बने होते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं, हम बनाते नहीं है उन्हें, और फिर उनमें हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर की मेजरमेंट करके उसकी तुलना करते हैं। जबकि कोरिलेशनल रिसर्च में कोई इस तरह से ग्रुप्स नहीं बटे होते, दो वेरिएबल्स होते हैं, दोनों में हमें एक ही ग्रुप रहता है जिसके हम दोनों वेरिएबल्स पर जानकारी लेते हैं और तुलना करते हैं स्कोर्स के बीच में, कंपैरिजन करते हैं, या एक असल में कंपैरिजन भी नहीं करते क्योंकि ग्रुप्स नहीं है। यहाँ हम दिशा देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं रिलेशनशिप की, कि एक वेरिएबल में स्कोर्स बढ़ रहे हैं तो दूसरे में भी साथ में बढ़ रहे हैं, क्या घट रहे हैं, या कोई संबंध नहीं है, सह संबंध हम देखते हैं। पर डिफरेंशियल रिसर्च हो या कोरिलेशनल रिसर्च, इन दोनों से ही जो जानकारी आती है, जो रिजल्ट आता है, उसका इंटरप्रिटेशन समान होता है। दोनों ही डिजाइन में क्योंकि शोधकर्ता के हाथ में मैनिपुलेशन नहीं था, इसलिए कॉज और इफेक्ट का रिलेशन नहीं स्थापित होता। चाहे डिफरेंशियल रिसर्च डिजाइन हो चाहे कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन हो, इसके परिणाम के तौर पर हम कारक और प्रभाव का संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। बिटवीन ग्रुप्स डिजाइन, जिसे नॉन एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप्स डिजाइन भी कहते हैं, उसका एक और प्रकार होता है पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ये एक प्रकार की नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है और ये आमतौर पर अप्लाइड रिसर्च के केस में इस्तेमाल होती है, जहां पर उद्देश्य ये होता है कि अगर एक ट्रीटमेंट एक ग्रुप को कराई गई तो उसकी तुलना हम दूसरे ग्रुप से करें जिसको वो ट्रीटमेंट नहीं कराई गई। तो दूसरा ग्रुप जो होता है वो कंट्रोल ग्रुप बन जाता है, उसे हम कोई चीज नहीं करा रहे हैं, और जिस ग्रुप को हम करवा रहे हैं उसे हम ट्रीटमेंट ग्रुप कहते हैं। अब जैसा यहाँ आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो O लिखा हुआ है वो इंडिकेट करता है ट्रीटमेंट, और X का मतलब है कि ट्रीटमेंट जो दी जा रही है। O का मतलब है वो ग्रुप जो अलग अलग लेवल्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, ट्रीटमेंट कंडीशन जिनको बोलते हैं, और X उस ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, वो प्रोसीजर, वो प्रक्रिया, वो ट्रेनिंग, जो भी चीजें हम करा रहे हैं। अब ऊपर देखिए O और फिर कुछ देर बाद X लिखा हुआ है, यानी एक ग्रुप जो था हमारा उसे हमने X यानी ट्रीटमेंट दिया है, इसलिए इसको हम ट्रीटमेंट ग्रुप कह रहे हैं। और नीचे देखिए कि O लिखा हुआ है पर X नहीं लिखा है, ये दूसरा ग्रुप है हमारा जो कंट्रोल ग्रुप है, जो तुलना के पर्पज से रखा गया है, और इसको हम इसीलिए ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, इसे हम कुछ भी नहीं करा रहे हैं ताकि फिर ऊपर वाले ग्रुप से तुलना कर सकें।
कि जिसको ट्रीटमेंट दी गई उसमें कितना अंतर आ रहा है और तुलना करें उस ग्रुप से जिसको ट्रीटमेंट नहीं दी गई। अब ये जो दूसरा ग्रुप है इसे नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। आपने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में भी देखा था कंट्रोल ग्रुप कैसे यूज होता है, जिसमें प्लेसीबो ग्रुप भी देखा था। और जो कंट्रोल ग्रुप उसमें लेकिन था वो जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उसके समान था। यहां पर कंट्रोल ग्रुप नॉन इक्विवेलेंट है, ट्रीटमेंट ग्रुप के समान नहीं है पहले से ही। और क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल या क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जहां ग्रुप्स पहले से बटे हुए हैं, हमने उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में नहीं बांटा है और इसीलिए समानता नहीं ला पाए हैं लोगों में। उदाहरण के लिए स्कीलैंड का एक अध्ययन था, इसमें उन्होंने नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन इस्तेमाल की थी। इसमें उन्होंने क्या किया कि वो देखना चाहते थे कि पार्क्स अगर रहते हैं किसी किसी मोहल्लों में, किसी सोसाइटी में, तो उसका पड़ोसियों के आपसी संबंधों में यानी उनके सामाजिक संबंधों में क्या असर आता है। तो इन्होंने एक एरिया में नए पार्क का निर्माण कराया और दूसरे एरियाज में नहीं कराया और दो कंट्रोल ग्रुप लिए, यानी दो अलग सोसाइटी और ली जहां पे कोई नए पार्क का निर्माण नहीं कराया। उसके बाद इन्होंने तुलना की लोगों के सामाजिक व्यवहारों की, उस क्षेत्र में जहां नया पार्क बनाया गया था और बाकी दोनों क्षेत्रों में जो कंट्रोल ग्रुप की तरह काम कर रहे थे जहां पे कोई नया पार्क नहीं बनाया गया था। इसी तरह गोल्डी और उनके सहकर्मी जो थे उन्होंने भी एक अध्ययन किया था। उन्होंने एक एथिक्स का कोर्स शुरू किया था, नैतिकता का एक पाठ्यक्रम शुरू किया था मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और वो कंपेयर करना चाहते थे, उनको देखना था कि वैसे मेडिकल स्टूडेंट्स जो वो कोर्स करते हैं और वैसे मेडिकल स्टूडेंट्स जो वो कोर्स नहीं करते हैं, उन दोनों के बीच में नैतिकता में कितना अंतर मिलता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं ये नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन के एग्जाम्पल हैं। और पोस्ट टेस्ट ओनली से मतलब है कि सिर्फ पोस्ट टेस्ट किया गया, यानी बाद में टेस्ट किया गया। तो दो टर्म्स आते हैं यहां पर, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट का मतलब होता है बिफोर ट्रीटमेंट, कोई भी चीज आप करा रहे हैं, कोई प्रशिक्षण दे रहे हैं, कोई कोर्स करा रहे हैं या किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके पहले मेजरमेंट और फिर उसके बाद मेजरमेंट, दो चीजें की जाती हैं। पहले मेजरमेंट जो करेंगे उसे कहेंगे हम प्री टेस्ट, पूर्व परीक्षण, और पोस्ट टेस्ट यानी बाद में जो परीक्षण कर रहे हैं, कोई चीज करा लेने के बाद मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे हमने डिप्रेशन वाला एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले कि अगर आप डिप्रेशन वाले व्यक्ति को मनोचिकित्सा दे रहे हैं तो मनोचिकित्सा कारगर हुई कि नहीं हुई, इसके लिए आपको पहले उनका डिप्रेशन का मापन कर लेना होगा कि पहले कितना था। मान लीजिए कोई टेस्ट दिया, उसमें डिप्रेशन का उनका स्कोर आ रहा है 65 100 में से, और हमने निश्चित किया कि इनको डिप्रेशन है। फिर हमने मनोचिकित्सा कराई और फिर हमने उसका पोस्ट टेस्ट किया, यानी वो जो हमने प्रशिक्षण दिया, जो चिकित्सा दी, उसके बाद हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो पहला जो मेजरमेंट किया था डिप्रेशन का पहले ही, वो प्री टेस्ट था। फिर हमने उन्हें जो चिकित्सा दी उसके बाद फिर मेजरमेंट किया, तो वो पोस्ट टेस्ट हो गया। अब मान लीजिए पोस्ट टेस्ट में हमने देखा कि 100 में से उनका स्कोर अब आ रहा है 25, तो इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ, काफी अंतर आया, व्यक्ति में थेरेपी का असर हुआ है, जो हमने चिकित्सा दी है उससे उनका डिप्रेशन काफी कम हुआ है। पर यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों कर रहे हैं, जो करना जरूरी भी है क्योंकि हमें तुलना तो करनी पड़ेगी कि पहले के संदर्भ में बाद में कितना परिवर्तन आया। पर कुछ डिजाइन्स में पहले का चीज हम लेते ही नहीं है, प्री टेस्ट करते ही नहीं है, सिर्फ पोस्ट टेस्ट करते हैं, जैसा यहां पर इस डिजाइन में बताया जा रहा है। इसीलिए इसका नाम है पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। यहां सिर्फ और सिर्फ हम पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं। अभी भी हमने जो एग्जांपल्स देखे कि एक में पार्क बनाया गया एक सोसाइटी में और बाकी दो सोसाइटीज में नहीं बनाया गया, और उसकी तुलना ये लोग करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि जहां पे नया पार्क बना क्या वहां पे लोगों के सामाजिक संबंध बेहतर हुए हैं या नहीं। अब मान लीजिए आपको ये परिणाम निकलते हैं कि जहां पर नया पार्क बना वहां के लोगों के सामाजिक संबंध बेहतर हुए और बाकी दोनों जगह जहां नया पार्क नहीं बना था वहां के लोगों के सामाजिक संबंध अच्छे नहीं हुए। अब इससे आप ये निष्कर्ष निकालना चाहेंगे कि पार्क बनाने से लोगों का सामाजिक जीवन अच्छा होता है, और फिर आप सरकार को कहेंगे भाई आप अलग अलग जगह पार्क बना दो, सबका सामाजिक जीवन जो है अच्छा होने लगेगा।
पर क्या ये निष्कर्ष सही था? नहीं, क्योंकि आपने पहले तो तुलना भी नहीं की थी कि पार्क बनाने के पहले लोगों का उस एरिया में सामाजिक जीवन कैसा था। क्या पता आपने जिस जगह पर पार्क बनाया वहां के लोगों का सामाजिक जीवन पहले ही से बहुत अच्छा रहा हो, पर पहले क्या लेवल था वो तो आपने मापा नहीं। आपने सिर्फ पार्क बनाया, उसके बाद मापा। हो सकता है पार्क बनाने का कोई असर नहीं हो, पर उस ग्रुप का पहले से ही सामाजिक जीवन काफी अच्छा था और वैसा ही रहा पार्क के बाद भी, पर आपको लगा कि नहीं, इनका तो बड़ा ज्यादा है। और दूसरे ग्रुप्स में कम आ रहा था क्योंकि वहां पहले से भी कम रहा होगा। हो सकता है वहां पार्क बना भी दीजिए तो भी वही स्थिति होती। तो पहले तो आपने मापन नहीं किया, जो भी ट्रीटमेंट किया यानी नया पार्क यहाँ बनाया उसके पहले आपने मापन किया नहीं। तो ये कमी हो जाती है जिसके चलते ये एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनने से चूक जाता है। और दूसरा चीज कि आपने जो तुलना के लिए दो कंट्रोल ग्रुप लिए, जो दो सोसाइटी के लोग लिए, वो भी तो समान नहीं हो सकते पहली सोसाइटी से। वो भी तो अलग तरह की सोसाइटीज है, अलग तरह के लोग हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पार्क की वजह से ही अंतर आ रहा है दोनों के सामाजिक जीवन में, न कि कोई और कारण है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल उठ खड़े होते हैं और इसीलिए ये एक ट्रू एक्सपेरिमेंट बनने से चूक जाता है और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहलाता है। इसी तरह अभी हमने जो मेडिकल वाला एग्जाम्पल देखा था कि मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एथिक्स का, नैतिकता का एक पाठ्यक्रम चलाया गया। कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स ने किया, कुछ ने नहीं किया, और फिर हम तुलना कर रहे हैं दोनों के बीच में। तो पहली बात कि जो दो ग्रुप्स हैं, वो बच्चे जिन्होंने कोर्स किया और वो जिन्होंने नहीं किया, हो सकता है कि नैतिकता के बारे में अंतर जो उनमें मिला, मान लीजिए आपको मिला कि जिन लोगों ने वो पाठ्यक्रम किया उनमें नैतिकता ज्यादा थी और जिन्होंने नहीं किया उनमें कम थी। पर यहाँ पे फिर दो प्रश्न खड़े होते हैं कि क्या वो पाठ्यक्रम करने की वजह से नैतिकता में अंतर पाया गया। इसके जवाब को अगर आपसे मांगा जाएगा तो दो प्रश्न यहाँ पे खड़े होते हैं। क्या प्रश्न है? पहला कि क्या आपने पहले मापन किया था ये पाठ्यक्रम शुरू करने के पहले कि पहले उसकी नैतिकता इन लोगों की कितनी थी। क्या पता कि जिन स्टूडेंट्स ने ये कोर्स किया उनमें पहले से ही अधिक नैतिकता थी और कोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपने लेकिन बाद में मापन किया तो दिखा कि अरे जिन्होंने कोर्स किया है उनकी नैतिकता ज्यादा आ रही है, जिन्होंने नहीं किया है उनकी कम आ रही है। बहुत अच्छा कोर्स है, सब पूरे देश भर में ये कोर्स लागू कर दो सब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। पर क्या पता वो कोर्स सच में कारगर नहीं हुआ होता, हो सकता है कि वो कोर्स कारगर न रहा हो। जिन बच्चों ने वो कोर्स किया, चुना कि मुझे ये कोर्स करना है, उनमें नैतिकता पहले से अधिक रही हो। पर क्या आपने पहले का मापन किया कि पहले आप माप ले कि नैतिकता कितनी है, फिर कोर्स करने के बाद बढ़ी या नहीं? ये आपने नहीं किया। दूसरा प्रश्न कि इसमें जो कंट्रोल ग्रुप का काम कर रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे थे मेडिकल वाले जिन्होंने कोर्स किया, वो ट्रीटमेंट ग्रुप कहलाएंगे, और कुछ ने नहीं किया, वो कंट्रोल ग्रुप कहलाएंगे। और उनसे हम तुलना करेंगे कि जिन बच्चों ने किया उनका प्रदर्शन जिन्होंने कोर्स नहीं किया उनसे, उनकी तुलना में कैसा है। अब यहाँ पे जो कंट्रोल ग्रुप था वो क्या हमारे ट्रीटमेंट ग्रुप के समान था? नहीं, ये ग्रुप्स पहले से बटे हुए थे। ये हमने नहीं बांटा कि तुम कोर्स करो तुम नहीं करो, इन्होंने अपने से चुनाव किया। हो सकता है जिन लोगों के अंदर नैतिक मूल्य ज्यादा होंगे उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे और इसे बेहतर बनाना है, मुझे ये कोर्स करना चाहिए। और जो लोग नैतिकता के महत्व को नहीं समझते होंगे वो सोचेंगे बकवास कोर्स है, ये क्यों करना है, छोड़ो नहीं करेंगे। तो इन ग्रुप्स में पहले से अंतर था। एक ग्रुप इस चीज के बारे में पॉजिटिव सोच रखता था, सकारात्मक सोच रखता था, दूसरी नकारात्मक रखता था। और न सिर्फ इतना, और तमाम तरह के अंतर रहे होंगे। ये दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हो सकता है जो वैसा ग्रुप रहा हो जिसके लोग इस कोर्स को नहीं लिए, हो सकता है वो लोग यंग रहे हो, काफी यंग लोग वैसे भी ये सब की परवाह नहीं करते, नैतिकता और क्या। और जो दूसरा ग्रुप रहा हो मेडिकल स्टूडेंट्स का, वो थोड़े सीनियर लोग रहे हो, उन्हें लगा हो कि नहीं, नैतिकता तो जरूरी है हमारे प्रोफेशन में, हमें पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। तो उम्र का अंतर आ गया। हो सकता है उम्र की वजह से ये डिफरेंस आया हो जो इस कोर्स में आ रहा है। कोई और कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जिन बच्चों ने कोर्स नहीं किया उसमें ज्यादातर मेल्स रहे हों। मेल्स उतना ज्यादा सिंसियर इन चीजों को लेकर कभी कभी नहीं होते हैं, नैतिकता और इस तरह की चीजों को लेकर हो सकता है ना हो। हो सकता है जो ग्रुप ने चूज किया कि हम ये कोर्स करेंगे उसमें महिलाएं ज्यादा हो, कि नहीं हमें तो ये सब चीजें सीखनी चाहिए, करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, हमारे अंदर ये वैल्यूज होनी चाहिए।
तो जेंडर का भी अंतर आ गया। यानी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पर जो परिणामों को एक्सप्लेन करने के लिए एक ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन खड़ा कर दे रहे हैं कि हो सकता है कोर्स की वजह से नैतिकता में अंतर नहीं आया, बल्कि इस ग्रुप के लोग ज्यादा उम्र के थे इसलिए हुआ ऐसा, इनका स्कोर ज्यादा आया। इस ग्रुप में ज्यादातर लड़कियां थी इसलिए स्कोर ज्यादा आया। कोई और कारण था इसलिए स्कोर ज्यादा आया। तो तमाम तरह के प्रश्न यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, एक तो आपने प्री टेस्ट नहीं किया, सिर्फ पोस्ट टेस्ट किया। दूसरा, कंट्रोल ग्रुप आपका नॉन इक्विवेलेंट था। इसलिए पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन एक प्रकार की नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, क्योंकि यहां पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है असाइनमेंट बायस को कंट्रोल करने के लिए कि किस ग्रुप में कौन होगा, और न ही कोई प्री टेस्ट लिया जा रहा है जिससे हम तुलना कर सके पोस्ट टेस्ट की। अब जब भी हम ये ग्रुप्स की बात करते हैं, इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, कंट्रोल ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप, ट्रीटमेंट, मेजरमेंट, तो इनके कुछ सिंबल्स बने हुए हैं जो कैम्पबेल और स्टैनली ने बताए थे 1963 में। उसको लिखने के सिंबल से, आप बस सिंबल्स लिख देंगे तो जो लोग जानते हैं ये चीजें, उन्हें जानकारी है, वो समझ लेंगे कि आप यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। और यही चीज यहाँ इस पिक्चर में दिखाई गई है। आर का मतलब होता है रैंडम असाइनमेंट, कि ग्रुप्स को, जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वो रैंडमली डिवाइड करके बनाए गए हैं। ओ का मतलब होता है मेजरमेंट या मापन जो किया जा रहा है। एक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट, कोई चीज जो कराई जा रही है किन्हीं ग्रुप्स को। और ये तीनों सिंबल्स के आधार पर अगर आप लिखें और एक्स और फिर ओ आपने लिखा, इसका मतलब ये ट्रीटमेंट ग्रुप है जिसका सिर्फ पोस्ट टेस्ट हो रहा है। यानी पहले आपने उनको ट्रीटमेंट दे दिया, उसके बाद ओ यानी आपने उनका ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट किया। पहले नहीं किया, अगर पहले भी किया होता तो होता ओ एक्स ओ, कि पहले हमने मेजरमेंट या ऑब्जर्वेशन किया, फिर ट्रीटमेंट दिया एक्स, और फिर ऑब्जर्वेशन किया। यानी ट्रीटमेंट के पहले भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है, बाद में भी हो रहा है, यानी प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों हो रहा है। पर क्योंकि ये पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स और थोड़ा स्पेस देके ओ, यानी पहले ट्रीटमेंट दिया गया फिर मेजरमेंट किया गया। और जब इसी का कंट्रोल ग्रुप हम लिखेंगे तो लिखेंगे सिर्फ ओ, इन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, सिर्फ इनका मापन हुआ है। और आर का मतलब क्योंकि होता है रैंडम असाइनमेंट, तो देखिए यहां पर कहीं आर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है नहीं, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। इसमें जो कंट्रोल ग्रुप है वो नॉन इक्विवेलेंट है, यानी पहले से वो लोग अपने अपने ग्रुप का हिस्सा हैं, हम उन्हें रैंडम तरीके से ग्रुप्स में नहीं बांट रहे, इसीलिए आर नहीं लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि रैंडमली असाइन किया हुआ। पोस्ट टेस्ट ओनली नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन एक वैसे सिचुएशन में इस्तेमाल होती है जैसे कि मान लीजिए क्लासरूम के स्टूडेंट्स पर हम अध्ययन कर रहे हैं या क्लिनिक के पेशेंट्स पर अध्ययन कर रहे हैं, जहां पहले से क्लियर कट ग्रुप्स बटे हुए हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी हमने जो टीन प्रेगनेंसी प्रोग्राम की बात की थी। इस प्रोग्राम में एक हाई स्कूल में एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था इस तरह का, दूसरे हाई स्कूल में प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा था। तो दूसरे हाई स्कूल के बच्चे नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप का काम कर रहे थे और पहले हाई स्कूल के बच्चों का जो स्कोर आया उससे इनकी तुलना की जा रही थी। अब यहां पर यह डिजाइन देखकर लगता है कि हम कारक और प्रभाव का संबंध निकाल सकते हैं कि जहां पर वो कोर्स चल रहा था, वो प्रोग्राम चल रहा था, वहां के बच्चों का स्कोर बेहतर आया या ठीक हुआ या जैसा उम्मीद थी वैसा परिणाम आया, जबकि दूसरे में जहां प्रोग्राम नहीं चल रहा था वहां नहीं आया। लेकिन हम यहाँ कारक और प्रभाव का संबंध स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट बायस है। यहाँ हमने दो ग्रुप्स में बच्चों को रैंडम तरीके से नहीं बांटा है, बल्कि बच्चे पहले से उस ग्रुप का हिस्सा है, पहले से वो स्कूल में पढ़ते हैं जहां प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है। और दूसरी चीज कि यहाँ पर सिर्फ पोस्ट टेस्ट लिया गया, जहां पे हमने प्रोग्राम चलाया वहां ऐसा नहीं किया कि हमने पहले मेजरमेंट कर लिया कि क्या स्थिति है यहाँ पर, फिर प्रोग्राम चलाया और फिर मेजरमेंट किया ताकि तुलना कर सके कि प्रोग्राम चलाने के बाद कोई सुधार हुआ या नहीं। हमने ये नहीं किया, हमने सीधे पहले प्रोग्राम एक जगह चला दिया और उसके बाद हम जो फाइनल स्कोर आ रहा है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ये दोनों कमियां हैं, असाइनमेंट बायस तो है ही, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप भी है, और प्री टेस्ट भी नहीं यहाँ पर हमने किया, सिर्फ पोस्ट टेस्ट किया। तो इन सब कारणों की वजह से ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है, क्योंकि यहाँ हम कंट्रोल करने के लिए, चीजों को नियंत्रित करने के लिए, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को दूर करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइंस जो बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन की तरह होती हैं, उनका तीसरा प्रकार जो है वो है प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ये एक प्रकार की क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे किया गया है, O X O, ये ट्रीटमेंट ग्रुप है, यानी जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उसका हम पहले मेजरमेंट कर ले रहे हैं, फिर उनको किसी प्रकार की ट्रीटमेंट, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग या कुछ भी और दे रहे हैं जो X से इंगित किया गया है, और उसके बाद फिर हम उनका ऑब्जर्वेशन या मापन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, जो फिर O से इंगित है। और दूसरा है नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप, जहां पे हमने उनका पहले मेजरमेंट किया, फिर उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया बीच में, और फिर दोबारा भी मेजरमेंट किया उसी समय जब हम ट्रीटमेंट ग्रुप का भी मेजरमेंट कर रहे थे, तो उसके साथ साथ में ही हमने कर लिया। बस ट्रीटमेंट ग्रुप से अंतर क्या है कि जिस समय बीच में दोनों मेजरमेंट के ट्रीटमेंट ग्रुप को कोई प्रशिक्षण दिया गया, किसी प्रकार की कोई चीज कराई गई, वहां पे नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप को हमने नहीं कराया, ताकि हम तुलना कर सकें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस परिस्थिति में कुछ प्रयास किया जा रहा है कि असाइनमेंट बायस का खतरा जो था उसे हम दूर कर सकें। प्रयास किया जा रहा है, इसलिए ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। यहाँ हम किस तरह प्रयास कर रहे हैं कि हम प्री टेस्ट भी ले रहे हैं और दोनों ग्रुप्स का ले रहे हैं। जब हम दोनों ग्रुप्स का एक समय में प्री टेस्ट ले रहे हैं, तो हम ये तुलना कर सकते हैं कि दोनों ग्रुप्स शुरुआत से लगभग समान थे या नहीं। याद रखिए कि यहाँ पर हम उन्हें लगभग समान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से समानता संभव नहीं है, क्योंकि कई और कारक होंगे जो प्रभावित करेंगे ही। पर अगर हम देख पाते हैं कि ये दोनों ग्रुप्स जब पहला मेजरमेंट हुआ तो लगभग समान है, इनके स्कोर्स लगभग आसपास आ रहे हैं, तो यहाँ पर असाइनमेंट बायस कुछ हद तक कम होता है, खत्म नहीं होता है, कुछ हद तक कम होता है कि हाँ, दोनों ग्रुप्स शुरुआत से एक समान थे, लगभग समान थे, फिर एक ग्रुप को हमने ट्रीटमेंट कराया, दूसरे को नहीं कराया, और फिर इनका मापन किया, और अगर अंतर आ रहा है स्कोर में तो हो सकता है ये ट्रीटमेंट की वजह से आया होगा। पर फिर भी हम ये बहुत गारंटी से नहीं कह सकते, पर फिर भी कुछ कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं एक नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की तुलना में, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेस्ट ले रहे थे, प्री टेस्ट ले ही नहीं रहे थे। प्री टेस्ट लेने से हमें फायदा ये हो जाता है कि हम पहले ही तुलना कर लेते हैं कि हमारे दोनों ग्रुप्स समान हैं कुछ हद तक या नहीं है। इस तरह की डिजाइन में हम टाइम रिलेटेड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स जो होते हैं, जैसे हिस्ट्री इफेक्ट, मैचुरेशन इफेक्ट, इन सब को भी कुछ हद तक नियंत्रित कर पाते हैं, क्योंकि हम प्री टेस्ट ले रहे हैं दोनों ही ग्रुप्स का, फिर एक को ट्रीटमेंट दे रहे, एक को नहीं दे रहे हैं, फिर पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्री और पोस्ट टेस्ट के बीच में थोड़ा सा समय का अंतराल तो होगा, कुछ गैप होगा, जितना भी लंबा ट्रीटमेंट चला होगा, चाहे हफ्ते भर का हो, 10 दिन का हो, महीने भर का हो, या 2 घंटे का ही क्यों ना हो। तो ये गैप जो है, अब इस गैप की वजह से समय का, कोई भी कहेगा कि समय का प्रभाव पड़ेगा रिजल्ट्स पर, क्योंकि प्री टेस्ट एक समय में लिया गया और पोस्ट टेस्ट जो किया गया वो दूसरे समय में किया गया। पर यहाँ पर क्योंकि हम कंट्रोल ग्रुप भी ले रहे हैं, जिसका हम प्री टेस्ट में मेजरमेंट कर रहे हैं, फिर पोस्ट टेस्ट में भी कर रहे हैं, तो तुलना करने में अगर मान लीजिए कोई टाइम का इफेक्ट आया होगा तो दोनों ही ग्रुप्स पे समान रूप से आया होगा, ट्रीटमेंट पे भी, कंट्रोल पे भी, तो ये दोनों कैंसल हो जाते हैं आपस में। और ट्रीटमेंट वाले ग्रुप में टाइम का प्रभाव भी मान लीजिए 5 पॉइंट पड़ा हो, लेकिन ट्रीटमेंट का भी प्रभाव 2 पॉइंट पड़ा हो, और कंट्रोल ग्रुप में तो ट्रीटमेंट थी नहीं, इसलिए सिर्फ 5 पॉइंट का अंतर मान लीजिए प्री और पोस्ट टेस्ट में आए, जो कि समय अलग होने की वजह से पड़ा हो। तो आपको दिखेगा कि पोस्ट टेस्ट में कंट्रोल ग्रुप का स्कोर है 5 ज्यादा प्री टेस्ट से, और ट्रीटमेंट ग्रुप का 7 ज्यादा है। तो ये 2 का अंतर जो दिखा, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, ये 2 का अंतर ट्रीटमेंट की वजह से आया है, जो एक ग्रुप को दिया दूसरे को नहीं दिया। तो जो टाइम का प्रभाव पड़ रहा था वो भी एक तरह से कुछ हद तक नियंत्रित हम कर लेते हैं इस डिजाइन में।
और क्योंकि हम इन दोनों ग्रुप्स का मेजरमेंट साथ साथ में कर रहे हैं, इसलिए दोनों का प्री टेस्ट एक समय में किया गया, पोस्ट टेस्ट भी एक समय में किया जा रहा है। इसलिए इस समय अंतराल में अगर किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस मिला होगा तो दोनों ही ग्रुप्स को मिला होगा बराबर बराबर, और इसलिए ये चीज बैलेंस हो जाती है। और मान लीजिए तुलना करने पे अगर हमें ये मिला कि जितना परिवर्तन प्री टेस्ट में हुआ है, ट्रीटमेंट वाले ग्रुप में हुआ है, उतना ही कंट्रोल ग्रुप में हुआ है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच में, तो इसका मतलब होगा कि ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि कोई और कारक है जिसकी वजह से स्कोर्स प्रभावित हुए हैं। क्योंकि स्कोर्स बढ़े हैं या घटे हैं प्री टेस्ट की तुलना में, लेकिन दोनों के समान है, कंट्रोल ग्रुप के भी और ट्रीटमेंट ग्रुप के भी ये स्कोर्स समान आ रहे हैं। तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन असाइनमेंट बायस के खतरे को घटाता है। टाइम रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, हिस्ट्री इफेक्ट, मैचुरेशन इफेक्ट या अन्य चीजें, उसके प्रभाव को भी नियंत्रित करता है कुछ हद तक। और इस वजह से ये हमें कॉज और इफेक्ट रिलेशन निकालने के लिए, कारक और प्रभाव का संबंध निकालने के लिए कुछ हद तक कॉन्फिडेंस देता है। हम 100% कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते हैं ये बोलने में कि कारक और प्रभाव का संबंध है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं। हमने रैंडम असाइनमेंट नहीं किया है पूरी तरह से, कई कारक और होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और अन्य तरह की चीजें, लेकिन हमें कम से कम 80% कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, कारक प्रभाव का संबंध होगा। और यही 80% कॉन्फिडेंस भी नहीं था जो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स थी, वहां पर और कम कॉन्फिडेंस था हमें, या बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, 0% था, क्योंकि वहां पर हमने कोई चीज कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की थी, प्रयास ही नहीं किया था। इसलिए ये डिजाइन जो है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहलाती है। अब ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्यों है, प्योरली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि डिफरेंशियल इफेक्ट्स का खतरा रहता है इस डिजाइन में। आप जो दो ग्रुप्स कंपेयर कर रहे हैं, पहले तो वो नॉन इक्विवेलेंट है क्योंकि आपने रैंडमली असाइन करके नहीं बनाया है, और दूसरी बात, अगर ये दो ग्रुप अलग अलग जगहों में रहते हैं या इनकी परिस्थितियां थोड़ी अलग अलग हैं, तो भले आप इन दोनों का सेम टाइम में मेजरमेंट कर रहे हैं, पर प्री टेस्ट के बाद और प्रो टेस्ट तक, पोस्ट टेस्ट तक जो बीच में समय बीता, वो दोनों ग्रुप्स के लिए समान बीता हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने जो अभी एग्जांपल दिया था कि जो टीन प्रेगनेंसी प्रोग्राम हम चला रहे हैं, अब उस प्रोग्राम में जो आपने मेजरमेंट किया या किसी प्रकार का टेस्ट लिया, उस पे बच्चों का मनोबल कैसा है, उनका मनोभाव कैसा है, उसका भी फर्क पड़ सकता है। अब मान लीजिए हालिया ऐसा हुआ हो कि इन दोनों स्कूल्स के बीच में जो आपने लिए हैं, जहां पे एक जगह प्रोग्राम चल रहा था दूसरे में नहीं चल रहा था, इन दोनों स्कूल्स के बीच में हालिया ऐसा हुआ है कि कुछ मैचेस चल रहे हो, मान लीजिए क्रिकेट मैचेस या कोई और स्पोर्ट्स का इवेंट चल रहा हो, जिसमें एक ग्रुप हमेशा से जीत रहा है हर मैच और दूसरा हर मैच हार जा रहा है। अब जो मैच जीत रहे हैं बच्चे, उस स्कूल के बच्चों का मनोबल एकदम बढ़ा हुआ है, बहुत सब खुश हैं, और जो टीम, जो हाई स्कूल के बच्चे लगातार हार रहे हैं, उनका मनोबल एकदम गिरा हुआ है, बहुत ही उदासीन है कि हम तो सारे मैचेस लगातार हार रहे हैं। अब यहाँ भले आपने प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों ग्रुप्स के साथ किया होता, लेकिन जो समय बीच में बीता, ये दोनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग किस्म का एक्सपीरियंस देने वाला था। दोनों के एक्सपीरियंसेस एक समान नहीं थे, एक ग्रुप जीत रहा है हमेशा, एक ग्रुप हार रहा है, तो एक्सपीरियंसेस दोनों के अलग अलग हैं और इसका प्रभाव पोस्ट टेस्ट में दिखाई देगा। तो इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं, जिसे हिस्ट्री इफेक्ट कहते हैं, अगर ये अलग अलग हैं अलग अलग ग्रुप्स के लिए, जैसा हमने इस एग्जाम्पल में देखा, तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल हिस्ट्री इफेक्ट। ये एक कंफाउंडिंग वेरिएबल का काम करते हैं क्योंकि ये भी रिजल्ट्स को प्रभावित कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आपको मिला कि जो हाई स्कूल के बच्चे जहां पे प्रोग्राम चल रहा था वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है वो अच्छा प्रदर्शन आपके प्रोग्राम की वजह से ना हो, बल्कि बच्चों का मनोबल एकदम बढ़ा हुआ था, बहुत खुश थे कि वो लोग लगातार जीत रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ा हो। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल हमेशा एक ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन खड़ा कर देते हैं आपके रिजल्ट के लिए। इसी तरह और भी अन्य जो टाइम रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, मैचुरेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेस्टिंग इफेक्ट या रिग्रेशन टू द मीन, ये सारे फैक्टर्स भी डिफरेंशियल इफेक्ट डाल सकते हैं और नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप
डिजाइन में उसकी इंटरनल वैलिडिटी या आंतरिक वैधता को प्रभावित करते हैं। तो इस वीडियो में, जो कि नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का पार्ट 1 था, इसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से कैसे अलग है और नॉन एक्सपेरिमेंटल और क्वासी एक्सपेरिमेंटल के बीच में भी क्या अंतर है। आपने यहाँ पर बिटवीन सब्जेक्ट्स और विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन के बारे में जाना, जिसमें बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन हमने इस वीडियो में कवर किया, जो 3 प्रकार की हो सकती हैं, जिसमें से 2 एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस थी और तीसरा हमने जो आखिर में देखा, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, ये क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। अगली वीडियो में जो इसका पार्ट 2 होगा, उसमें हम विद इन सब्जेक्ट्स डिजाइन यानी प्री पोस्ट डिजाइन समझेंगे और साथ ही देखेंगे कि डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन्स क्या होती हैं। धन्यवाद।